Good morning, girls. Can you hear me? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. So, should we start? Is everybody here? Okay. All right. So, आप लोगों ने रीड किया था सबने, जो मैंने बोला था पीपीटी रीड करी सबने? चलो, लेट्स मूव ऑन. ओके. सो कल हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था. ओके. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जब कोई भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, whenever two parties enter into a contract and either one of them fails to perform the duties mentioned in the contract, fails to perform his or her part of the obligation, it is considered as breach of contract. ठीक है. हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया. Both of them entered into a contract and ए ने बोला कि बी को 1000 यूनिट्स सप्लाई करेगा ऑन 30th of November at the rate of 100 rupees per unit. ओके. और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कब किया? 25th of September को. ठीक. 10th of September को या कभी भी अगर ए बोल देता है कि मैं ये गुड सप्लाई नहीं कर सकता, या बी बोलता है कि मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब हमने फर्स्ट इसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज anticipatory breach and the second one is actual breach. ठीक है. anticipatory breach में the only point of difference is कि anticipatory breach के केस में हमेशा before the due date ब्रीच किया जाता है. ठीक है. अगर ड्यू डेट आ जाती है और उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर हो तो उसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं कहेंगे. क्लियर. तो एंटीसिपेटरी ब्रीच अकर्स इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये बाद में आपको पढ़ाया जाएगा. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, if before the performance of the contract becomes due, one of the party decides not to perform
द कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेट आने से पहले कोई भी एक पार्टी ये डिसाइड कर ले कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज मेंशन करी गई थी वो परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। It is an anticipatory breach of contract. The person makes his intentions known to the other party that he does not intend to complete the contract and the terms binding him to the contract will no longer be his liability, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टी जो ब्रीच कर रही है वो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करती है कि मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज मेंशन थी ये मैं परफॉर्म नहीं करने वाला, ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच इज क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब दो तरह से एंटिसिपेटरी ब्रीच किया जा सकता है। आई वांट टू रिमाइंड यू एवरीबडी कि आप लोग सब अपना अपना नाम मुझे चैट में लिख के भेज दीजिए फॉर अटेंडेंस पर्पस, ओके। सब लोग अपना नाम पूरा चैट में लिख के भेजेंगे, ठीक है। उसके साथ गुड मॉर्निंग, प्रेजेंट, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट योर फुल नेम। चलिए, तो दो तरह से एंटीसिपेटरी ब्रीच किया जा सकता है। द फर्स्ट मेथड इज बाय एक्सप्रेस रेपुटेशन। बाय एक्सप्रेस रेपुटेशन का मतलब होता है कि इन लिटरल वर्ड्स बाय स्पीच हम किसी दूसरे को बताएं, मतलब ए ने बी को फोन करके बताया या मैसेज किया या लिख के बताया या मेल किया, इन सम वर्ड एक्सप्रेस किया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैरी ऑन नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय इम्प्लाइड रेपुटेशन। तो इम्प्लाइड रेपुटेशन का मतलब हो गया कि उसके एक्शंस उसने ऐसे क्रिएट किए या सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, क्लियर। तो ये दो तरीके से एंटीसिपेटरी ब्रीच किया जा सकता है, बाय एक्सप्रेस रेपुटेशन और बाय इम्प्लाइड रेपुटेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes or no? नो मैम, नहीं आया? प्लीज वंस। नहीं आया। ठीक है, मैं फिर समझाती हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच तो समझ में आया ना? यस मैम। हाँ, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं आप ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, है ना, हमने यही एग्जाम्पल लिया था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों, ए ने बोला कि बी को गुड्स सप्लाई करेगा ऑन 30th of November, ठीक। एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय एक्सप्रेस रेपुटेशन तब किया जाएगा जब ए बी को फोन करके बता दे कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या बी ए को बता दे कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स डिलीवर होने वाले थे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ये दो तरीके हो जाते हैं। एक्सप्रेस करना मतलब बाय एक्सप्रेशन मैंने उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन नहीं करूंगी, ठीक है। और क्योंकि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात हो रही है तो डेट आने से पहले, मतलब हमने एग्जाम्पल जो लिया था, ये एग्जाम्पल बस याद रखो क्योंकि हम जो भी समझेंगे इसी एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। तो 30th नवंबर को उनको 1000 यूनिट्स डिलीवर करने थे, तो ए 30th नवंबर से पहले बी को बता दे इन वर्ड्स कि मैं अब आपको ये गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, या बी ए को बता दे कि मैं 30 नवंबर से पहले ही फोन करके या मैसेज करके या किसी भी तरह से अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है कि मैं अब ये गुड्स नहीं ले पाऊंगी, ठीक है, क्लियर। तो एक्सप्रेस किया उन्होंने, तब हम बोलेंगे कि बाय एक्सप्रेस रेपुटेशन, ठीक है। और सेकेंड तरीका है बाय इम्प्लाइड रेपुटेशन। तो इम्प्लाइड रेपुटेशन, अभी हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है।
So let us look at the example. Peter enters into a contract with John. ठीक है, तो दो पार्टीज है. प्रोमिसर कौन है? पीटर, और जॉन है प्रोमिसी. ओके. On 30th May 2018 in a contract, तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया. Peter agrees to sell his house to John provided he receives a token amount of rupees 5 lakh from John. तो पीटर ने बोला कि मैं अपना घर जॉन को बेच दूंगा अगर जॉन मुझे 5 लाख रुपए एज टोकन अमाउंट दे बिफोर 30th ऑफ जून. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब किया है इन्होंने? मई 30 तारीख को. ठीक है, और 5 लाख रुपए 30 जून से पहले अगर पीटर को रिसीव हो गए जॉन से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा. ठीक है बेटा, आप लोगों में से जिसने भी ये नाम के साथ प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट मत लिखना, सिर्फ आप अपना नाम लिखिए. ठीक है, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख दो, उतना काफी है. चलो आगे बढ़ते हैं. However, on June 15, मतलब 20 जून आने से पहले ही 15 जून को जॉन ने इन्फॉर्म किया पीटर को that he will not be able to provide the token amount on the set date by expressing rejection of the contract. ठीक है, तो उसने क्या किया? अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकता. इसे कहते हैं एक्सप्रेस रेपुटेशन. इतनी बात समझ में आई? एक्सप्रेस रेपुटेशन सबको क्लियर है? यस मैम. ओके, आगे बढ़ते हैं. पीटर, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. ठीक है, पीटर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ जॉन ऑन जून 1. ठीक है, तो 1 जून को उसने पीटर ने जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब लिखा क्या था कॉन्ट्रैक्ट में? पीटर अग्रीज टू सेल हिज गिटार टू जॉन ऑन जून 10. तो 10 जून को 10 दिन बाद, मतलब 1 तारीख को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 दिन बाद पीटर अपना गिटार जॉन को बेच देगा. कितने में? 5,000 रुपए में. ठीक है, however he sells this guitar to Oliver on June 7. तो मतलब 10 तारीख आने से पहले ही पीटर ने क्या किया? अपना गिटार ऑलिवर को बेच दिया. ठीक है, उसने जॉन को ये बात बताई नहीं कि मैं अपना गिटार ऑलिवर को बेचने वाला हूँ. उसने डायरेक्टली बेच दिया. इस तरीके के ब्रीच को, इस तरीके के एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम कहते हैं बाय इम्प्लाइड रेपुटेशन, ये वाला. ठीक है, तो उसके एक्शन से ये इम्प्लाई हो गया कि एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है. ठीक है, उसने बताया नहीं है जॉन को कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन नहीं करूंगा. उसने क्या किया? अपने एक्शन से अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. अंडरस्टूड? यस मैम. चलो आगे बढ़ते हैं. राइट्स ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, कि जिनके साथ गलत हुआ है उस पार्टी की क्या क्या राइट्स हैं. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूं तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, सेकंड वाला, तो पीटर ने जॉन के साथ गलत किया. क्यों? क्योंकि जॉन को इन्फॉर्म भी नहीं किया और जॉन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको ब्रीच कर दिया है उसने. ठीक है, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे? इन एंटिसिपेटरी ब्रीच द अग्रीव्ड पार्टी हैज द फॉलोइंग राइट्स. द अग्रीव्ड पार्टी हैज द राइट्स टू रिजाइन the contract and to claim damages. Resign मतलब to revoke या take back, okay, to cancel, इस तरह से. To resign the contract and to claim damages for causing problems by not completing the performance as agreed from the other party. ठीक है, तो अग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दे, मतलब टर्मिनेट कर दे, प्लस डैमेजेस भी क्लेम करे. ओके,
ही मे नॉट वेट फॉर द ड्यू डेट। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच की हम बात कर रहे हैं, तो ड्यू डेट से पहले ही ब्रीच हो जाता है हमेशा। हमेशा याद रखिए, एंटिसिपेटरी ब्रीच में ड्यू डेट आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है। The aggrieved party can wait for the date of performance and treat the contract as operative till the date of the performance। तो कल मैंने आप लोगों को ये चीज भी एक्सप्लेन करी थी कि दो कंडीशंस, दो ऑप्शंस हो सकते हैं बी के पास। हमने ये एग्जांपल लिया था कि 10 तारीख को ए ने बी से कहा कि मैं अब गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बी के पास क्या है? दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि वो ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, राइट। और सेकंड था कि वो उसको अलाइव रखे, ठीक है। अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया होता, उस केस में उस प्रेजेंट डेट पर जो भी प्राइस होती उन गुड्स की, जो ए डिलीवर करने वाला था बी को, उस प्राइस के डिफरेंस का अमाउंट, मतलब 100 रुपए में मिलने वाला था बी को, और करेंटली अगर बी अब कैंसिल होने के बाद मार्केट से खरीदेगा तो उसको 125 पे मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में डैमेजेस क्लेम कर सकता है बी कि मुझे जो डिफरेंस अमाउंट है 1000 यूनिट्स का वो आप पे करो। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है, सेकंड ऑप्शन क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखे, ठीक है। और अलाइव रखने पर दो केसेस हो सकते थे। फर्स्ट केस कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वो डिफरेंस क्लेम कर सकता है, ठीक। और अगर प्राइस कम हो जाती है तो भी उसे उतने ही पैसे में उन प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। कम पैसों में ही, मतलब करंट प्राइस मार्केट में कम हो गई है, फिर भी बी को जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था 100 रुपए, उसी पे खरीदना पड़ेगा। अगर सेकंड केस में बी रिफ्यूज कर देता है कि मैं ज्यादा अमाउंट पे नहीं खरीदूंगा, मेरे को तो कम में मिल रहा है मार्केट से, तो फिर बी को, बी की तरफ से ब्रीच कंसिडर किया जाएगा और बी को डैमेजेस पे करनेंगे। बी वुड बी लायबल टू पे डैमेजेस टू ए, ठीक है। तो जो पे करता है वो लायबल होता है, और जिसको पे किया जाता है, जैसे इस पर्टिकुलर ये लास्ट वाले केस में बी लायबल है पे करने के लिए, और ए जो है एंटाइटल्ड है, जिसको पैसा रिसीव होगा वो एंटाइटल्ड कहलाएगा हमेशा, ठीक है। इस केस में अगर मैं फर्स्ट वाले केस में देखूं तो यहाँ पर ए लायबल था पे करने के लिए और बी एंटाइटल्ड था रिसीव करने के लिए। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? Yes, ma'am. चलिए लेट्स मूव ऑन। Yes, ma'am. अमाउंट ऑफ डैमेजेस, ठीक है। द डैमेजेस अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी, ये खैर हमने डिस्कस कर लिया है, इनको बस रीड कर लेना है ना, अननेसेसरी हम रिपीट नहीं करते। वही सेम चीज लिखी है जो अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाई, वही सेम चीज इसमें लिखी है, तो इसको एक बार रीड बस कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ Okay, कॉन्ट्रैक्ट। ma'am. एक्चुअल ब्रीच के अंदर द ओनली डिफरेंस इज पहले से अभी में कि while in anticipatory breach is before the time of performance and actual breach of contract is on the scheduled time of performance of the contract, ठीक है। तो एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच में सिर्फ यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल में अगर 30 नवंबर डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी, 30 नवंबर से पहले अगर 29 नवंबर को भी ब्रीच किया जा रहा है तो भी एंटिसिपेटरी ब्रीच ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर 30 नवंबर को ब्रीच हो रहा है उस केस में हम एक्चुअल ब्रीच कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो द ओनली डिफरेंस इज द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ड्यू डेट आने से पहले ब्रीच हो रहा है तो उसको एंटिसिपेटरी ब्रीच कहेंगे। अगर ड्यू डेट पर ब्रीच हो रहा है तब हम उसे एक्चुअल ब्रीच कहेंगे। ठीक है। सो व्हाइल एन एंटिसिपेटेड ब्रीच इज बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, an actual breach of contract is on the scheduled time of performance of the contract. An actual breach of contract can be committed either, अब दो तरह से कमिट हो सकता है एक्चुअल ब्रीच। कैसे? At the time when the performance of the contract is due और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या तो जिस दिन उसे कॉन्ट्रैक्ट को के ड्यूटीज परफॉर्म करने उस दिन या उस वक्त वो ब्रीच कर दे, या परफॉर्मेंस करते समय ब्रीच कर दे। ठीक है, आधा परफॉर्मेंस हो जाए, आधा गुड्स डिलीवर हो जाए, उसके बाद ब्रीच कर दे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, Peter enters into a contract with John, promising to deliver 50 bags of cotton to him। ठीक है, तो यहाँ फिर से पीटर और जॉन को हमने बुला लिया है। पीटर ने बोला कि जॉन को 50 बैग्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा। ठीक है, किस डेट को? जून 30 को। अब ये चीज ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जून 30 को वो डिलीवर करने की बात हुई 50 बैग्स ऑफ कॉटन। हाउएवर ऑन द शेड्यूल्ड डे, मतलब 30 जून को ही फेल्स टू डिलीवर द सेम। ठीक है, वो डिलीवर नहीं कर पाया, पीटर जॉन को 50 बैग्स ऑफ कॉटन डिलीवर नहीं कर पाया। This is an actual breach of contract. Also, this breach is at the time the performance of the contract is due. ठीक है, तो जिस टाइम उसको ये डिलीवरी करनी थी उसने उसी टाइम उस चीज को ब्रीच किया और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप आते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। An actual breach of contract can also occur when one party fails to perform his obligation during the performance of the contract. The refusal can be expressed in words or by action। ठीक है, तो इसमें भी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एक्सप्रेस इन वर्ड्स भी हो सकता है और बाय एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हम बोल के भी बता सकते हैं कि हम ब्रीच कर रहे हैं या फिर अपने एक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल वाइल द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस का हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कि कैसे होता है, क्योंकि हमने ऑन द ड्यू डेट का एग्जाम्पल तो समझ लिया, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अवी अग्रीड टू सेल 80 कंप्यूटर्स टू रवि। ठीक है, तो अवी ने बोला कि रवि को 80 कंप्यूटर्स सेल करेगा एट 25,000 ईच। ठीक है, एक कंप्यूटर 25,000 का बेचेगा और 80 कंप्यूटर बेचेगा। He promised to supply 40 computers on each of the following dates। तो उसने क्या किया, पूरे 80 एक दिन डिलीवर ना करके उसने 2 डेट्स ले ली कि 40 इस दिन डिलीवर करूंगा और 40 दूसरे दिन। ठीक है, तो 17 और 21 अगस्त उसने डेट ली। ठीक, 17 को 40 कंप्यूटर्स डिलीवर होंगे और 21 को बाकी के 40। ठीक, टोटल होगा 80। As per the agreement, he delivered 40 computers on the 17th of August। ठीक, तो 17 तारीख आने पर उसने क्या किया, आधे कंप्यूटर्स तो डिलीवर कर दिए, but he stated that he would not be able to supply the rest of the computers। और उसके बाद उसने रवि से कह दिया कि मैं बाकी के 40 कंप्यूटर अब डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, This is an actual breach of contract during the course of performance of the contract। ठीक है, तो उसने आधा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म कर दिया, बट बाकी का उसने उस परफॉर्मेंस के बीच में ही बोला
कि मैं अब बाकी का कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रीच को हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच व्हाइल द परफॉर्मेंस टेक प्लेस। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्चुअल ब्रीच। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आउटकम या उसका असर क्या पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई थिंक 1872 पढ़ रहे हैं हम, states that where there is a fixed time of performance of the contract and a breach of contract occurs, जहां पर फिक्स्ड टाइम स्पेसिफाइड है, ठीक है, और ऐसे केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the promisee. Further, the promisee is मैम also स्क्रीन शो नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन तो शेयर्ड है बेटा। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैम। अब दिख रही है मैम। एक सेकेंड, अभी देखा? यस मैम। So further, the promisee is entitled to claim compensation for losses in case of non-performance of the agreement at the scheduled time, ठीक है। तो दो पार्टीज है, प्रोमिसर प्रोमिसी। जैसे अभी और रवि के केस में हम ले लें तो अभी इज द प्रोमिसर एंड रवि इज द प्रोमिसी, जिससे प्रॉमिस किया गया है, ओके। तो जिसके साथ ब्रीच हुआ है, जैसे रवि ने कह दिया कि मैं 40 कंप्यूटर्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ना, तो ब्रीच किसके साथ हुआ है? रवि के साथ। तो रवि क्या कर सकता है, क्योंकि फिक्स टाइम स्पेसिफाइड था, तो रवि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अब किसी काम का नहीं है, उसके कोई भी ड्यूटीज वो फुलफिल नहीं करेगा, उसका मतलब हो गया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। प्लस ही इज एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन, तो रवि अभी से कॉम्पनसेशन मांग सकता है, ठीक है, फॉर द लॉसेस इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक। कितने कॉम्पनसेशन मांगेगा, क्या मांगेगा, वो सब हम अभी रेमेडीज में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जहां पर स्पेसिफाइड टाइम मेंशन होता है वहां पर वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करते जैसे ही ब्रीच हो और कॉम्पनसेशन क्लेम कर ले, ठीक है। यस मैम। ओ चलिए नेक्स्ट, इफ द फिक्स टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर फिक्स्ड शेड्यूल, जैसे हमने अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे सब में हमने एक सेट डेट की बात करी है, राइट? यस मैम। सेट डेट अगर नहीं स्पेसिफाइड है, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट सेव द अटेंडेंस के बाद 2 मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, तो अगर स्पेसिफाइड डेट या फिक्स डेट नहीं मेंशन करी गई है कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट वॉइडेबल, तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता, ठीक है। प्रोमिसी उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाउएवर द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस, बट जो ब्रीच हुआ है, ब्रीच की वजह से जो नुकसान हुआ है प्रोमिसी का, उसको वो रिकवर या क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस, एग्जाम्पल देखते हैं किस चीज को समझने के लिए, ठीक है। दिल्ली दरबार इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो दिल्ली दरबार इज द habitat in the habitat center entered into a contract with मंजरी, ठीक है। तो मंजरी के साथ दिल्ली दरबार ने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट शी वुड सिंग एवरी इवनिंग फॉर 3 hours फ्रॉम 8 to 11 o'clock फॉर 1 month, ठीक है।
1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 महीने तक रोज शाम को 3 घंटे 8 से 11 बजे तक मंजरी आकर होटल में गाना गाएंगी। मंजरी इज प्रॉमिस्ड ₹3,000 पर इवनिंग फॉर हर परफॉर्मेंस। 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से उनको प्रॉमिस किया गया कि आप 3 घंटे गाओ, 3,000 रुपए आपको मिलेंगे रोज। मंजरी वर्क्स फॉर 2 वीक्स, 2 महीने तक काम करती है वो, आके गाना गाती हैं, एंड देन एब्सेंट्स हरसेल्फ फॉर द होल वीक, फॉर द होल नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते पूरे हफ्ते के लिए मंजरी हो जाती है गायब। What are the options available with the Habitat Center? अब Habitat Center क्या क्या actions ले सकते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, first is the restaurant has the right to resign or take back the contract and claim compensation for the loss due to Manjari's absence from the performance because the restaurant lost its business। ठीक है, तो 2 हफ्ते तक तो वो आई और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद उन्होंने 1 हफ्ते तक छुट्टी मार दी। ठीक है, बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। ऐसे केस में रेस्टोरेंट के पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और मंजरी से कॉम्पनसेशन क्लेम करें जो उनका नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। द रेस्टोरेंट हैज द ऑप्शन टू अलाउ मंजरी टू कम एंड सिंग। ठीक है, तो पहले वाले में क्या किया था इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने खत्म नहीं किया, वो उन्हें अलाउ कर दी कि ठीक है 1 हफ्ते बाद भी जब तुम आके वापस गाना गाना चाहती हो तो फिर से यू आर अलाउड टू कम एंड सिंग and claim compensation from her for the loss suffered by them by giving a notice to Manjari of their intentions to claim the damages from her। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो मंजरी को जॉब पे तो वापस रख लें पर उनसे जितने दिन वो एब्सेंट रही है उतने दिन का कॉम्पेंसेशन क्लेम करें। ठीक है, और उनको नोटिस देके कि आपने जो आपके एक्शंस की वजह से रेस्टोरेंट को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसके डैमेजेस आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड बोथ दीज ऑप्शंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब देखो हम आज यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज रीड थ्रू ऑल द स्लाइड्स। स्लाइड नंबर 13 तक हमने पढ़ा है। आप लोग ये प्रेजेंटेशन मैंने अटैच करी है आपके मूडल पे। ठीक, वहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को खोलकर प्लीज रीड थ्रू और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप कल की क्लास में मुझसे पूछेंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मैम यस। मैम जो यूनिट 1 का जो जितना भी सिलेबस है आई एम नॉट एबल, मैंने वो अटेंड की थी तो मुझे ये आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, कौन बोल रहा है? प्रेरणा? मैम मैम बुक कौन सी लेनी है? बुक बेटा वार्ष्णेय है, मैं लाइब्रेरी जा नहीं पा रही हूँ वरना मैं आपको ला के दिखा दूँ। वार्ष्णेय की बिजनेस लॉ की बुक है, वो आपको यूज करनी है। Yes, ma'am. वार्ष्णेय। हाँ, वार्ष्णेय। के बाद नहीं हाँ ओके मैम। मैम साहित्य भवन पब्लिकेशन। आई थिंक साहित्य भवन ही है, आई एम नॉट श्योर, अभी मैं बुक लेके नहीं आ पाई हूँ मेरे यस मैम, पास। सब उसी की है। हाँ, तो साहित्य भवन। यूजुअली वैसे आप लोगों को बुक्स जितनी भी लग रही है सब साहित्य भवन वाली ही लगती हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। थैंक यू मैम। और ये जो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट की क्लासेस किसने ली थी, तो फर्स्ट यूनिट आपकी भारती मैम ने ली है, भारती तिवारी मैम। शी इज ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीसी के ट्रेनिंग के लिए गई हुई हैं वो, तो शी विल बी बैक आफ्टर आई थिंक 15th और 20th ऑफ December। ठीक है, तो बाकी की क्लासेस वो आपकी फिर से कंटिन्यू करेंगी। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं,
तो उससे जो भी चीजें नहीं समझ में आती है तो जब वो वापस आएंगी तब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उनसे, ठीक है? ओके मैम। चलो, अभी आपकी फिलहाल मैं आपकी क्लासेस लूंगी सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स, ठीक है? जब तक भारती मैम नहीं आती हैं, क्लियर? ओके मैम। चलिए, और एवरीबॉडी मेक श्योर कि आप लोग ये स्लाइड्स रीड करके आए कल की क्लास में, ओके? ओके मैम। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।